नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और गिरिडीह की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं राहुल सिन्हा। तो आइए शुरुआत करते हैं और नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जिले में फिर मिले 21 कोरोना संक्रमित, मचा हड़कंप। प्रशासन ने संक्रमितों को आइसोलेशन वार्ड में किया शिफ्ट, प्रभावित इलाकों को किया गया सील। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो पहुंचे गिरिडीह, जिला परिषद सभागार में आयोजित बैठक में हुए शामिल। बाद में परिसदन भवन में जेएमएम नेताओं के साथ की प्रेस वार्ता, विभिन्न मुद्दों पर की गंभीर चर्चा। कोरोना जांच रिपोर्ट आने में देरी से जिला प्रशासन हुआ चिंतित, उपायुक्त ने सदर अस्पताल का किया निरीक्षण, जांच केंद्र के कार्यों की समीक्षा। और सीबीएसई 10वीं बोर्ड का रिजल्ट हुआ जारी, खिल उठे छात्र छात्राओं के चेहरे, 100% रहा गिरिडीह के सभी विद्यालयों का रिजल्ट। विद्यालय परिवार ने सफल विद्यार्थियों को दी शुभकामनाएं। और अब खबरें विस्तार से। गिरिडीह जिले में कोरोना का कहर अब बढ़ता ही जा रहा है। मंगलवार की शाम आई रिपोर्ट में जिले के 21 और लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। बुधवार को सभी संक्रमितों को आइसोलेशन सेंटर में शिफ्ट किया गया, वहीं संबंधित इलाके को सील कर सैनिटाइज कर दिया गया। गिरिडीह जिले में कोरोना का कहर अब थम नहीं रहा है। एक बार फिर जिले में बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है। इस बार आए रिपोर्ट के मुताबिक गिरिडीह में 21 पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिनमें एक बच्चा और 2 महिलाएं भी शामिल हैं। संक्रमित में गिरिडीह सदर प्रखंड से 8 संक्रमित हैं। यहाँ के पहलपुर, दुधरवा, रोकमहुआ, करनाटाड़, महाआहरी, दसरोडी, नीमोडी व दरवेडी के लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इधर जमुआ प्रखंड में भी कोरोना संक्रमण के 8 मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें 6 प्रखंड के कोदम्बरी इलाके के सीहोडी गाँव के हैं। बता दें कि यहां से पिछले दिनों भी संक्रमित मरीज मिले थे। वहीं एक संक्रमित रूपीडीह और रेम्बा का है। वहीं बिरनी प्रखंड के गुड्डी टाड़ में 5 साल का बच्चा और युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इसी तरह सरिया व बगोदर में एक संक्रमित मरीज की पुष्टि हुई है। सभी संक्रमितों को आइसोलेशन सेंटर में शिफ्ट कर दिया गया है। वहीं संबंधित इलाके को सैनिटाइज कर सील कर दिया गया है। कोदम्बरी चौक में आज पुनः 6 लोगों का तो पॉजिटिव केसेस आए हैं, जिसको आज हम लोग पुनः गिरिडीह उसको भेज दिया है और अगले आदेश तक इस क्षेत्र में कर्फ्यू जारी रहेगा और कड़ाई से अनुपालन करना हम लोग सुनिश्चित करेंगे ताकि जो लोगों को फैले नहीं। और हम सभी से आग्रह करेंगे कि लोग बाहर अन्यथा ना घूमें, जो जरूरी हो, विशेष कार्य हो, तभी बाहर निकले और एहतियात बरते क्षेत्र पर, अन्यथा ये आगे और बढ़ सकता है। धन्यवाद। एक और कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर गिरिडीह सदर अस्पताल से जांच के लिए भेजे जा रहे स्वैब सैंपल की रिपोर्ट आने की गति बिल्कुल धीमी है, जिससे संक्रमण का खतरा काफी बढ़ा हुआ है। मामले को लेकर प्रधान जिला न्यायाधीश ने सिविल सर्जन को तलब किया है। कोरोना जांच के लिए सदर अस्पताल प्रबंधन की ओर से संग्रह कर भेजी जा रही स्वैब के सैंपलों की रिपोर्ट उपलब्ध कराने की गति थम सी गई है। अस्पताल प्रबंधन ने 2 अप्रैल से लेकर अब तक 10,026 स्वैबों का संग्रह कर जांच के लिए भेजा। भेजे गए स्वैबों में से अब तक 6,890 की ही जांच रिपोर्ट अस्पताल प्रबंधन को
पीएमसीएच प्रबंधन के माध्यम से उपलब्ध कराया गया है। पिछले 8 दिनों के अंदर यहां से 3,370 स्वैबों को संग्रह कर पीएमसीएच, रिम्स व इटकी भेजा गया है, जिसमें से महज 366 स्वैबों की जांच रिपोर्ट ही उपलब्ध हो सकी है। शेष 3,000 स्वैब पेंडिंग पड़े हुए हैं। इन लंबित रिपोर्ट में जेल कर्मियों, बंदियों, पुलिस कर्मियों व न्यायालय कर्मियों के अलावे अन्य लोगों का सैंपल शामिल है। इधर कोरोना वायरस से बचाव को लेकर लोगों को सतर्क व एहतियात बरतने की सलाह दी जाती है। वहीं स्वैब संग्रह कर जांच के लिए भेजे जाने के बाद भी रिपोर्ट नहीं आने से स्वैब देने वालों के साथ साथ आम लोगों व आसपास के लोगों में भी संशय व खौफ की स्थिति बनी हुई है। जांच रिपोर्ट के इस तरह लंबित रहने से कोरोना संक्रमण का खतरा भी बढ़ रहा है। लोग इसी खौफ के बीच एहतियात बरतते हुए अंदर ही अंदर संक्रमण के खतरे से भी आशंकित हो रहे हैं। इधर न्यायालय कर्मियों की जांच रिपोर्ट में विलंब होने पर प्रधान जिला न्यायाधीश ने सिविल सर्जन को तलब किया है। कोरोना जांच की रिपोर्ट आने में काफी समय लग रहा है। इसको लेकर उपायुक्त राहुल सिन्हा बुधवार को सदर अस्पताल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने स्वैब संग्रह कक्ष का निरीक्षण भी किया। साथ ही सिविल सर्जन से मुलाकात कर जांच की प्रक्रिया में तेजी लाने के उपायों पर चर्चा की। कोरोना जांच रिपोर्ट आने में विलंब होने से गिरिडीह जिला प्रशासन बेहद चिंतित है। उपायुक्त राहुल सिन्हा बुधवार को इसी को लेकर सदर अस्पताल पहुंचे और पूरे मामले की समीक्षा की। असल में सदर अस्पताल प्रबंधन की ओर से संग्रह कर भेजे जा रहे स्वैब सैंपलों की रिपोर्ट काफी धीमी गति से आ रही है, जिससे कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ा हुआ है। इसी मामले को लेकर गिरिडीह उपायुक्त राहुल सिन्हा बुधवार को सदर अस्पताल पहुंचे और स्वैब संग्रह कक्ष का निरीक्षण किया। इसके बाद श्री सिन्हा ने सिविल सर्जन से मुलाकात की और जांच रिपोर्ट के धीमी गति से आने के कारणों पर चर्चा की। इन्होंने जांच प्रक्रिया में तेजी लाने के उपायों पर भी चर्चा की। ये था सरकार कि 2 मिनट में कैसे जांच हो रहा है, क्योंकि हमारा जो ऊपर में गया था रिपोर्ट उसके अनुसार हम लोग कम चल रहे हैं, पीछे चल रहे हैं। तो वो जांच करने आया कि पीछे क्यों, क्या वजह है। तो हम कैसे, हमारे पास 6 लॉट है, पहले 8 लॉट है, तो 6 लॉट में हमारा 60 होना चाहिए पर डे, हम उसको कर पा रहे हैं 30-40। तो उसको कैसे बढ़ाया जाए, तो हम लोग 2 शिफ्ट कर दिए तो मेरा काम चालू हो जाए, फिर हम अचीवमेंट को पा लेंगे। माने पर डे हमारा कम से कम 60-70 से कम जाँच नहीं होना चाहिए। हमारा 30-40 जा रहा था, 25 जा रहा था, जिसकी कि हम लोग को दिक्कत हो रही थी। गिरिडीह जिला सबसे पीछे कम जांच करता है, तो कैसे बढ़ेगा उसी के लिए हम लोग उपाय किए और उसी का विजिट किए डीसी से। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने गिरिडीह पहुंचकर परिसदन भवन में जेएमएम नेताओं के साथ एक प्रेस वार्ता की। इस दौरान इन्होंने कहा कि कोरोना पर कंट्रोल करने के लिए लॉकडाउन ही एकमात्र उपाय रह गया है, जिसके लिए वह सीएम हेमंत सोरेन से वार्ता करेंगे। वहीं प्रेस वार्ता में उन्होंने गिरिडीह को सोलर सिटी बनाने पर भी चर्चा की। राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो बुधवार को गिरिडीह पहुंचे। इस क्रम में परिसदन भवन में उन्होंने पत्रकारों से बातचीत भी की। मौके पर गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद, झामुमो अध्यक्ष संजय सिंह समेत कई नेतागण मौजूद थे। इस दौरान मंत्री और विधायकों ने केंद्र सरकार और राज्य की पुरानी भाजपा सरकार पर विभिन्न मुद्दों को लेकर निशाना साधा। मौके पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि कोरोना पर कंट्रोल करने के लिए लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प रह गया है। इसके लिए वे खुद सीएम हेमंत सोरेन से वार्ता करेंगे। मंत्री ने यह भी कहा कि कुछ दिनों के भीतर जल्द ही पूर्ण तालाबंदी की घोषणा हो सकती है। प्रेस वार्ता के दौरान गिरिडीह को सोलर सिटी बनाने को लेकर भी चर्चा की गई। सिर्फ झारखंड की बात नहीं, गिरिडीह की बात नहीं है, पूरा देश दुनिया की बात है। जब तक इसका जो सोशल डिस्टेंस, लॉकडाउन, दूरी बना के यदि मास्क नहीं लगाएगा तो इसका कोई दवा भी नहीं है। मूल दवा यही है, सोशल डिस्टेंस, मास्क, अपने आप को बचना है और दूसरे को बचाना है। इस पर कोई पूरे देश की बात है, दुनिया की बात है, विकसित देश का भी बात है। हम लोग तो बहुत विकसित में अमेरिका है, जापान है, ब्रिटेन है, उस देश का हालत यदि खराब है तो यहाँ हो रहा है, तो यहाँ तो बहुत कंट्रोल है। अभी थोड़ा सा बढ़ा है,
लेकिन जिस तरह हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी मुस्तैद के साथ काम किया करते हैं, कंट्रोल में है, जांच भी हो रहा है, ठीक भी हो रहा है। हम लोग का ठीक प्रतिशत भी बहुत अच्छा है, अच्छा होने का प्रतिशत बहुत अच्छा है, ठीक भी हो रहा है, बीमारी पड़े ठीक भी हो रहा है। इसलिए हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी बहुत इस मामले में बहुत गंभीर है, बहुत चिंतित है, बहुत चिंतन करते हैं कैसे मेरी जनता ठीक रहे। जेएमएम पे हमला कर रही है कि जब से ये सरकार बनी है बालू और पत्थरों का अवैध कारोबार चल रहा है। कुछ समझ में थोड़ी है और कुछ है ही नहीं। जितना पत्थर, जितना बालू हेमंत जी के समय सुरक्षित है, उसके राज में नंगा नाच हुआ था। ये यहाँ नहीं चल रहा है। आप ही लोग छापे थे बराकर नदी का उधर नीचे तरफ तारागढ़ तरफ। अभी वैसा है क्या? नहीं, ये तो एक और आरोप लगाया कि नक्सलियों का जो सो प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। लेवी वो लोग आरोप लगाना काम है, कुछ काम नहीं। 5 साल तो कुछ काम किया नहीं, आरोप लगा दो और कुछ काम नहीं, आरोप लगाना काम है। कोई काम लोग को नहीं है। तो कोषागार का ताला क्यों नहीं खोला जा रहा है? लॉक कोषागार जो लॉक है राज्य के, उसका लॉक क्यों नहीं? कुछ अपना भी बात। कोषागार खुलेगा, काम होगा, हो भी रहा है। कब तक? बहुत जल्द। उसमें आदरणीय मुख्यमंत्री जी का डिसीजन लेना है। नहीं, यही सवाल तो विपक्ष भी उठा रहा है कि अर्थव्यवस्था हेमंत सरकार के कार्य। कोषागार पैसा बंद करके रखा है क्या? कहीं आज तक देखे थे कोई राज्य के सुने थे प्रवासी मजदूर के प्लेन चलाने का? झारखंड के हेमंत ने हिम्मत दिखाया है प्रवासी मजदूरों के लिए, और फिर हिम्मत दिखाएंगे। केंद्र सरकार ने पूरे भारतवर्ष के तमाम ऊर्जा प्रदाताओं, एनर्जी प्रोवाइडर जो भी हैं, जैसे हमारे यहाँ झारखंड विद्युत निगम, बिजली वितरण निगम लिमिटेड है, इसको यह कहा था कि अपने अपने क्षेत्रों में आप एक शहर को सोलर सिटी के तौर पर विकसित करें। जब ये सूचना मुझे प्राप्त हुई तो माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर मैंने आग्रह किया, चूँकि जिरेडा के अधीन ये योजना थी और जिरेडा माननीय मुख्यमंत्री के अधीन है कार्यालय। मैंने उनसे आग्रह किया कि गिरिडीह एक ऐसा शहर है जहाँ पर कि साल के 300 से ज़्यादा दिनों तक सूरज की रोशनी मिलती है, तो सोलर सिटी के तौर पर गिरिडीह को चयन किया जाए तो यहाँ के लोगों को लाभ होगा। और मैंने उनको धन्यवाद भी किया कि चूँकि आपने ही उपराजधानी का दर्जा गिरिडीह को दिया है तो सोलर सिटी का भी मौका मिलना चाहिए। सोलर सिटी मूलतः केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से चलने वाली एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें सरकार की सोच यह है कि शहर के तमाम घरों पर रूफटॉप सोलर प्लांट लगाए जाएं। रूफटॉप सोलर प्लांट से जो बिजली उत्पादित होगी वो घर का मालिक यदि खर्च नहीं करेगा तो वो बोर्ड को चली जाएगी, और महीने के अंत में जब बिल आएगा तो जितनी उत्पादित बिजली बोर्ड ने खुद से कंज्यूम की है वह बिल डिडक्ट करके घर के मालिक को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं लोगों के जीवन स्तर को बेहतर करने के लिए और निर्बाध विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था करने के लिए और लोगों को राहत देने के लिए और आधुनिकतम शहरों में गिरिडीह को शामिल करने के लिए हमारा आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी को किया हुआ काम आया और सहमति मिली। मुझे बहुत जल्दी उम्मीद है कि इसकी आगे की प्रक्रियाएं शुरू होंगी और यह शहर सोलर सिटी के तौर पर विकसित होगा। 15वें वित्त योजना के अनाबद्ध राशि से संबंधित एक बैठक जिला परिषद के सभागार में बुधवार को की गई। बैठक के दौरान इस राशि का उपयोग कैसे और किन योजनाओं में करना है, इस पर चर्चा की गई। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके, जिसको देखते हुए बैठक 2 पाली में की गई। बैठक में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो भी मौजूद रहे। जिला परिषद के सभागार में बुधवार को जीप अध्यक्ष राकेश महतो की अध्यक्षता में 15वें वित्त योजना की अनाबद्ध राशि से संबंधित एक बैठक की गई। बैठक में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो, जीप उपाध्यक्ष कामेश्वर पासवान, सदर विधायक सुदेव सोनू, गांडेव विधायक सरफराज अहमद, बगोदर विधायक विनोद सिंह, सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, राजधनवार विधायक प्रतिनिधि नुनूलाल मरांडी आदि मौजूद रहे। बताया गया कि 15वें वित्त योजना के द्वारा गिरिडीह जिला के लिए
3,45,44,299 रुपए का आवंटन किया जाना है। इसी को लेकर आज यह बैठक की गई है। सोशल डिस्टेंसिंग का ठीक से पालन हो सके, इसको देखते हुए बैठक 2 पाली में की गई। पहली बैठक में निर्णय लिया गया कि यह राशि पेयजल एवं स्वच्छता और पीसीसी नाली चापाकल के लिए अनुशंसा जिला परिषद के सदस्यगण दे सकेंगे। बैठक की दूसरी पाली में भी इन्हीं सब मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। ये है जैसे वो किए हैं आप, उसका पनिश क्या होगा? पहली बात तो अभी जो एक मेरिट लिस्ट निकला है ये और बल्कि क्या अभी बहाली हुई नहीं है और उसमें हम उन्हें ना गोरखपुर क्यों नहीं उसमें भी नहीं है। क्या जी कहाँ है? क्या है यार ये इसमें है। योजना अनुमानित किया गया, ये भारत सरकार ने ही अनुमानित किया है। वो जल संरक्षण, जलापूर्ति एक श्रेणी में और दूसरा सैनिटेशन स्वच्छता, जलापूर्ति और सैनिटेशन वो अनाबद्ध निधि से है। 50% राशि अनाबद्ध निधि से, जो जिसमें कि अन्य तरह की योजनाएं भी ली जा सकती है। और कोर्स निश्चय ही इसमें आबद्ध टाइड वाली भी योजनाएं इसमें ली जा सकती है। टाइड में तो 2 ही तरह का है, जल संरक्षण, जलापूर्ति तथा स्वच्छता, और अनाबद्ध सभी तरह की योजनाओं के लिए है। और इसमें एक राज्य सरकार का निर्देश आया कि इसमें भी आबद्ध तरह की योजना, टाइड योजना, जिससे कि 100 फीट और वाटर कंजर्वेशन, जो बड़े बड़े बिल्डिंग है, सरकारी बिल्डिंग है, उसमें जल संरक्षण, वर्षा जल के संग्रहण के लिए जल संरक्षण की योजना को प्राथमिकता दी जाए। ये जिला परिषद की बैठक में राज्य सरकार द्वारा आबद्ध और अनाबद्ध 2 तरह के 15th फाइनेंस के फंड दिए गए। तो आबद्ध में तो योजनाओं का चयन सरकार के द्वारा करके भेजा गया था। अनाबद्ध या अनटाइड में बोर्ड की बैठक में माननीय हमारे साथ माननीय मंत्री सरफराज साहब, विधायक जी और तमाम लोग थे। हम लोगों ने यह तय किया कि जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी अनुशंसा को प्राथमिकता देते हुए अनाबद्ध राशि जो जिला परिषद को आवंटित हुई है या मिली है, उसका खर्चिया समय इसका खर्च करेंगे। आज जिला परिषद की विशेष बैठक रखा गया था, जिसमें से पहले एजेंडा था कि 15वीं वित्त में जो जिला परिषद को राशि मिला है वह राशि से किस चीज़ में खर्च करना है। तो हम लोगों ने सभी माननीय सदस्यों से विचार मांगे, तो सभी ने चापाकल, पीसीसी नाली और छोटा पुलिया वगैरह का प्रस्ताव दिया, जो हम लोग सर्वसम्मति से पारित कर दिए। दूसरा, DRDA और जिला परिषद में करीब 7 वर्षों से प्रतिनियुक्त था जल सेवक, तो सभी का प्रतिनियुक्ति को उन लोगों ने रद्द करके दूसरे जनसेवकों की प्रतिनियुक्ति करेंगे। 15वीं वित्त भारत सरकार के द्वारा आवंटित राशि जो 60% मुखिया, 40% जिला परिषद और 40% पंचायत समिति को प्राप्त हुआ है, उसमें गिरिडीह जिला को 3,45,44,299 रुपया प्राप्त है। उसी के आवंटन के लिए सर्वसम्मति बनाने हेतु एक बैठक जिला परिषद के अध्यक्ष की उपस्थिति में रखा गया था। मंत्री जी भी उपस्थित थे, माननीय मंत्री स्कूल एवं साक्षरता विभाग आदरणीय जगन्नाथ महतो जी, गिरिडीह के विधायक सुदीप कुमार सोनू जी, गांडे विधायक श्री सरफराज अहमद साहब, सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव जी। और पहली बैठक में यह निर्णय हुआ कि यह जो राशि है वो पेयजल एवं स्वच्छता और
पीसीसी, नाली, चापाकल के लिए अपना अनुशंसा जिला परिषद के सदस्यगण दे सकेंगे और 20 तारीख के अंदर दे देना है ताकि इसका क्रियान्वयन हो सके, क्योंकि समय भी कम बचा हुआ 4 महीना और इसी के अंतर्गत इस राशि को खर्च करना। इस बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जो असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, अकाउंटेंट, बीपीओ, रोजगार सेवक की जो बहाली है, जो मनरेगा के तहत डीआरडीए के द्वारा होना है, जिसके अध्यक्ष जिला परिषद के अध्यक्ष होते हैं, डीआरडीए के भी अध्यक्ष होते हैं, जिला परिषद के भी अध्यक्ष हैं। तो जिला परिषद क्षेत्र में कई नौजवानों का आरोप था कि तृतीय और चतुर्थ वर्ग में बाहर के लोगों को लिया जा रहा है। उस आरोप को देखते हुए सदन में यह बात रखी गई। सदन में सर्वसम्मति से निर्णय हुआ कि एक जांच कमेटी अध्यक्ष की मौजूदगी में बनेगी और उस जांच कमेटी में 15 दिन के अंदर उसको जांच करके देना है कि कोई बाहर का व्यक्ति नहीं है। अगर होगा तो उस पर कार्रवाई होगी, उसे रद्द किया जाएगा। और वैसे व्यक्ति जो किसी कारणवश जो अपनी माँ के तबीयत खराब के कारण या कोरोना के कारण क्वारंटाइन है या आइसोलेशन वार्ड में है, तो उसको अलग से काउंसलिंग का समय दिया जाएगा। तीसरा हुआ निर्णय कि जिला परिषद और डीआरडीए में जो जनसेवक डिप्यूटेशन में है उसको तत्काल प्रभाव से सदन ने रद्द कर दिया है। वहाँ दूसरे सदस्यों को, जनसेवकों को मौका मिलेगा जो वर्षों से 3 साल से या 4 साल से यहाँ डिप्यूटेशन में कार्य कर रहे थे, जिससे कृषि कार्य बाधित हो रहा था। सदन ने महसूस किया, उसको रद्द किया है सर्वसम्मति से। और माननीय मंत्री जी ने एक बात कही कि एक हेमंत सरकार जी ने, राज्य सरकार ने पैसा दिया है, तो मैं उपाध्यक्ष होने के नाते मैं बताना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से जनता के बीच, ये पैसा केंद्र सरकार का है, 15वीं वित्त आयोग भारत सरकार का है और भारत सरकार के आयोग के उपाध्यक्ष पिछले 2 वर्ष पहले झारखंड में हम जिला परिषद सदस्यों के साथ विचार विमर्श किए थे। उन्होंने आश्वासन दिया था कि 15वीं वित्त आयोग में 60-40-40 का अनुपात करके राशि मिलेगा, जो 60% मुखिया को, 40% जिला परिषद को और 40% पंचायत समिति को मिलेगा। उसी के तहत ये पैसा मिला है। सरकार खुद कहती है कि मेरा खजाना खाली है, तो पैसा कहाँ से दे सकती है? ये सही बात नहीं है। माल मनोहर के और मिर्जा खेले होली वाला कहावत चरितार्थ होता है। ये केंद्र सरकार की राशि है। केंद्र सरकार ने पहली बार दिया, पिछला कार्यकाल में मिला था जिला परिषद को और पंचायत समिति को, ये अभी 4 साल के बाद 4.5 साल में मिला है। और इसके बाद फिर इतनी राशि 50% अनटाइम्ड फंड का आएगा, जो राशि हम आग्रह भी करेंगे अधिकारियों से कि जल्द से जल्द 2 माह के अंदर आ जाए, ताकि उसका भी खर्च हमारे जनप्रतिनिधि कर सके। और बैठक सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हुआ, सारी मानकों को पूरा करते हुए। फर्स्ट पाली की बैठक खत्म हुई, सेकंड पाली की बैठक शुरू हो रहा है खोरी महुआ अनुमंडल और सरिया अनुमंडल का, जो अभी उसमें भी यही निर्णय को पारित कराना। निगम बोर्ड की एक बैठक नगर निगम सभागार में बुधवार को संपन्न हुई। बैठक में वित्तीय वर्ष 2020-21 की बजट की संपुष्टि समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। वहीं इस दौरान उपस्थित वार्ड पार्षदों ने भी अपने अपने विचार रखे। नगर निगम सभागार में उप महापौर प्रकाश सेठ की अध्यक्षता में निगम बोर्ड की एक बैठक की गई। बैठक में सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, नगर आयुक्त प्रेरणा दीक्षित समेत कई प्रमुख लोग उपस्थित रहे। बैठक में वित्तीय वर्ष 2020-21 की बजट की संपुष्टि करने का अति आवश्यक निर्णय लिया गया। बैठक में गत बैठक की समीक्षा की गई। साथ ही साथ निगम क्षेत्र में लगे लाइटों की मरम्मती कार्य शीघ्र ही शुरू करने का निर्णय लिया गया। बैठक के दौरान उपस्थित वार्ड पार्षदों ने अपनी अपनी बातों को रखा। इस बाबत नगर निगम के उप महापौर प्रकाश सेठ ने कहा कि बैठक में 2 बिंदुओं पर चर्चा करते हुए निर्णय लिए गए हैं। लिए गए फैसले को जल्द ही लागू किया जाएगा। मौके पर सभी वार्ड पार्षद भी उपस्थित थे। मैं रिटर्न में चाहता हूँ कि अद्यतन स्थिति क्या है भी वो मेरे को मिल जाए, उस आशय में हम बात करें। फरमान हमारा जल गया था, उसको हमने ऑफ द रिकॉर्ड जाकर के उस पर हमने काम किया। आज उसका अधिस्थापन हो जाएगा, तो मोस्ट प्रोबेबली खत्म हो जाना चाहिए। तो नगर विकास ने इस पर आपत्ति किया कि इस प्रकार का कोई हम आदेश नहीं दे सकते। और एक अनुमति से एक विषय हम संज्ञान में लाना चाहेंगे, मिसिंग लिंक और जो नए इलाके नगर निगम में जुटे, उसके लिए 108 किलोमीटर का वर्क अवार्ड हुआ है कंपनी को साइको स्ट्रक्चर।
वर्ष का समय मिला था। हम उसकी अद्यतन स्थिति जानना चाहेंगे कि क्या पोजीशन है, कहाँ तक काम हुआ है, क्या भुगतान हुआ है। आज बोर्ड की बैठक में मुख्य रूप से 2 बिंदुओं पर चर्चा हुई। एक तो पिछले स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में जो बजट पास किया गया था उसको संतुष्ट करना था। तो बोर्ड में उपस्थित सभी सम्मानित वार्ड पार्षदों ने और बजट की स्वीकृति दी, बजट को पास किया गया। और दूसरा विषय, क्योंकि बरसात आ रहा है और अभी जो नए वार्ड नगर निगम में जुड़े हैं या कुछ पुराने वार्ड भी हैं, उसमें जो लाइट लगा हुआ है और जिसका रख रखाव का समय समाप्त हो चुका है, और वैसे लाइट्स को मरम्मत करने के लिए भी बोर्ड ने निर्णय लिया है कि हम वैसे वार्डों में और उपस्थित क्षेत्र के वार्डों में और शहर में जो भी लाइट्स हैं उसको हम मरम्मत करने का काम करेंगे। यही 2 मुद्दे पर बैठक में चर्चा हुई और दोनों बैठक में हमारे इस विधानसभा के माननीय विधायक सुदीप कुमार सोनू जी थे और नगर आयुक्त भी बैठक में उपस्थित थी, बाकी सभी वार्ड पार्षद उपस्थित। कोरोना के संक्रमण का आंकड़ा अब 10 लाख के करीब पहुंच चुका है, लेकिन फिर भी आम लोग समेत सरकारी अधिकारी भी बिना मास्क, बिना कोई सोशल डिस्टेंसिंग के नजर आ रहे हैं। शहर के अर्गा घाट के श्रम कल्याण केंद्र परिसर स्थित श्रमाधीक्षक कार्यालय में सरकारी योजना के तहत साड़ी और शर्ट पैंट वितरण के दौरान महिलाओं से लेकर पुरुषों की भीड़ लगी हुई थी। इस दौरान बहुत कम लोगों ने मास्क पहन रखा था। कोरोना के संक्रमण से गिरिडीह अछूता नहीं है। गौर करने वाली बात यह भी है कि बीते 1 सप्ताह के भीतर जिले में कम्युनिटी ट्रांसमिशन के ही मामले सामने नजर आ रहे हैं। बावजूद इसकी चिंता न तो आम लोगों में ही दिख रही है और न ही कोई खौफ सरकारी कार्यालय के बाबुओं में नजर आ रहा है। इसकी बानगी बुधवार को शहर के अर्गा घाट के श्रम कल्याण केंद्र परिसर स्थित श्रमाधीक्षक कार्यालय में देखने को मिली, जहां सरकार की योजना के अनुसार साड़ी और शर्ट पैंट लेने के लिए महिलाओं से लेकर पुरुषों की भीड़ लग गई। श्रमाधीक्षक रविशंकर तो गायब थे, लेकिन कार्यालय के कई बाबू मौजूद थे। 2 हिस्सों में बटा श्रमाधीक्षक कार्यालय में सबसे अधिक महिलाओं की भीड़ थी। इस दौरान चंद महिलाओं के चेहरे पर ही मास्क नजर आया। वहीं जो महिलाएं बगैर मास्क लगाए साड़ी लेने पहुंची थी, वह गोद में अपने नौनिहाल को भी लिए हुई थी। तस्वीरें ही बयां करने के लिए काफी थी कि कोरोना का खौफ महिलाओं और कार्यालय के बाबुओं में कितना नजर आ रहा है। इस बीच जब महिलाओं से भीड़ लगाने का कारण पूछा गया तो महिलाओं ने कहा कि उन लोगों को आज साड़ी देने की बात कहकर बुलाया गया था। जब मीडिया कर्मियों के कैमरे ने तस्वीरें लेना शुरू की तो कार्यालय के बाबू हरकत में आए। बहरहाल कोरोना के खौफ से बेखबर सरकारी बाबुओं का हाल जब जिला मुख्यालय में ऐसा है तो प्रखंडों की स्थिति समझी जा सकती है। को दे दीजिए, वही बांटेगा। क्यों बोला? हाँ, किस लिए आया? किस लिए आया? साड़ी के लिए।
क्या बोला गया आपको? साड़ी के लिए बोला गया कि बूथ को आइएगा, तब हम लोग बूथ के आए, ठीक है। एक बार पीछे का है, घुरा दिया, बोला बूथ का आइएगा, बूथ का तो हम लोग फॉर्म भर के दे दिए। अब भी बोलता फिर भराइए, तो आप ही बताइए सर कि पैसा खर्चा होता है कि नहीं? बोलिए, अभी भाड़ा टेम्पो भाड़ा लग रहा है 80 रुपये, इतना तो साड़ी नहीं पहनेंगे, उतना हम लोग को दौड़ा रहा है। तो क्या बोला गया विभागीय द्वारा? बोला अभी नहीं देंगे, भीड़ है पूरा ज्यादा, ठीक है, भीड़ ज्यादा कहाँ बोलाइए, वार्ड वाला को बांट दीजिए, वो बांटेगा अपना। हम 3 बार आ चुके हैं, हम लोग तो छोटे छोटे बच्चे नहीं आए हैं, परेशान हो रहे हैं हम लोग। तो आप लोग को तब आप लोग को विभागीय यहाँ बुलाया गया था क्या? हाँ बुलाया, कितना महिला है आप लोग? हम लोग है लगभग 20 आदमी। तो किसी को अभी साड़ी वितरण नहीं हुआ? किसी को नहीं मिला। कहाँ से आए आप? हम लोग को सोने का मसाला मोहल्ला से है, हम लोग को 2 नंबर वार्ड सिराज। क्या करेंगे जब तू ले लेता है, कपड़े नहीं देगा तो कर लेंगे, नहीं देंगे छोड़ देंगे, गरीब हम लोग कब आते हैं। श्रम कल्याण केंद्र में श्रम नियोजन और प्रशिक्षण विभाग की ओर से सरकारी गाइडलाइन के तहत महिलाओं व पुरुषों के बीच साड़ी और शर्ट पैंट का वितरण किया गया, जिसको लेकर काफी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। इसे देखते हुए श्रम अधीक्षक ने सभी श्रमिकों से आग्रह किया कि भीड़ न लगाएं, योजना का लाभ उनके घर तक पहुंचा दिया जाएगा। अर्गा घाट रोड स्थित श्रम कल्याण केंद्र में श्रम नियोजन और प्रशिक्षण विभाग के द्वारा बुधवार को महिलाओं के बीच साड़ी का वितरण किया गया। इस दौरान लगभग 60 महिलाओं के बीच साड़ी का वितरण किया गया। इस बाबत श्रम अधीक्षक रवि शंकर ने बताया कि सरकारी गाइडलाइन के अनुसार यह वितरण कार्यक्रम किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि बगोदर में भी श्रमिकों के बीच साड़ी और शर्ट पैंट का वितरण किया गया। इस दौरान बगोदर विधायक विनोद सिंह भी उपस्थित रहे। कहा कि मधुबन क्षेत्र में भी डोली नेताओं से बात की गई और डोली मजदूरों के स्मार्ट कार्ड और आईडी कार्ड पर चर्चा की गई। अभी जो भी आया नंबर लगे उधर। दो इधर से ले, दो उधर से ले। किसका है? सोनिया देवी, कालो देवी से लीजिए। चलिए बढ़ते जाइए। बहुत बड़ा मैं बाहर श्रम अधीक्षक ने कहा कि साड़ी वितरण के दौरान महिलाओं की काफी भीड़ इकट्ठा हो गई थी, जो इस कोरोना काल में उचित नहीं है। इन्होंने श्रमिकों से आह्वान किया है कि भीड़ न लगाएं, योजना का लाभ उनके घर तक पहुंचा दिया जाएगा। कार्यालय आकर बेवजह भीड़ लगाने की जरूरत नहीं है। सरकार के द्वारा श्रम नियोजन और प्रशिक्षण विभाग के द्वारा साड़ी शर्ट पैंट योजना का वितरण किया जाना है। ये भवन निर्माण के अंतर्गत एक योजना है। आज श्रम विभाग के द्वारा बगोदर में श्रमिकों के बीच साड़ी शर्ट पैंट योजना का वितरण किया गया, जिसमें माननीय विधायक बगोदर उपस्थित थे। उसके उपरांत हमारे द्वारा आज मधुबन क्षेत्र में डोली मजदूरों के जो नेता हैं उनसे बात की गई। उन लोगों को हमारे द्वारा ये स्मार्ट कार्ड जो आईडी कार्ड बनेगा उन लोगों का, वो उपायुक्त गिरिडीह के माध्यम से बांटा जाना है। तो ये हम लोगों ने आज उनके जो नेता हैं मधुबन में डोली मजदूर के उनके समक्ष हम लोगों ने आज वार्ता की है और उन लोगों का पुलिस वेरिफिकेशन करा के हम लोग जल्द से जल्द
ID कार्ड जो होगा डोली मजदूरों का वो जल्द से जल्द हम लोग वितरण करेंगे। और साथ ही आज हमारे ये अर्घा घाट स्थित श्रम कल्याण केंद्र में ये साड़ी सेट पैंट योजना का वितरण किया गया। लगभग 30, 40, 50 महिलाओं को ये साड़ी योजना का लाभ दिया गया। और मैं चूँकि आज थोड़ी सी भीड़ हो गई थी महिलाओं के द्वारा, तो मैं सभी अपने श्रमिक भाइयों से अनुरोध करूंगा कि अब चूँकि कोरोना का समय चल रहा है, तो आप लोगों को, हमारे जो प्रखंड में श्रमिक मित्र हैं, वो लोग अपने आपको जाके अपने घर पे ही जो साड़ी सेट पैंट योजना है वो आप लोग को प्रोवाइड करवा देंगे। आप लोग को किसी को भी कार्यालय आने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग कोशिश करेंगे कि जितनी भी हम लोग यहाँ निबंधित महिला है या पुरुष है, उनको साड़ी सेट पैंट योजना का वितरण हम लोग उनके घर पे ही जाके करवा दें। और जो कि कोरोना का समय है, इसलिए मैं सभी अपने श्रमिक भाइयों से अनुरोध करूंगा कि कार्यालय अनावश्यक आने की जरूरत आप लोगों को। सदर एसडीओ प्रेरणा दीक्षित के नेतृत्व में बुधवार को ब्लॉक परिसर में पौधारोपण किया गया। बताया गया कि 3 प्रखंडों में 1000 पौधा लगाने का लक्ष्य रखा गया है। विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों, सरकारी विद्यालयों व सरकारी भवनों में पौधारोपण किया जाना है। सदर एसडीओ प्रेरणा दीक्षित के निर्देशानुसार ब्लॉक परिसर में बुधवार को पौधारोपण कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व अनुमंडल पदाधिकारी कर रही थी। बताया गया कि प्रखंड के विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों, सरकारी विद्यालयों व सरकारी भवनों में सहजन का पौधा लगाने का निर्देश दिया गया है। बताया गया कि इस दौरान 1000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिनमें 300 पौधे गिरिडीह सदर प्रखंड, 300 बेंगाबाद और 300 पौधे गांडे प्रखंड में लगाए जाने हैं। इसी के आलोक में सदर प्रखंड परिसर में पौधारोपण किया गया है। पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से इस अभियान की शुरुआत की गई है। यहाँ इस दौरान बीडीओ गौतम कुमार भगत सहित संबंधित विभाग के कई लोग उपस्थित थे। आज मंडल पदाधिकारी गिरिडीह के आदेश के आलोक में मंडल पदाधिकारी महोदया का कहना है कि सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में सहजन गाछ लगने से वहाँ के जो भी बच्चे हैं पढ़ते हैं, उनके जो पोषण में अच्छा पौष्टिक आहार मिलेगा और जो भी खाने पीने की चीज़ है उसमें इसका यूज करने से उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और उनका बेहतर विकास हो सकेगा, यही इनका कहना है। और सहजन एक अच्छा गाछ है जो हमारे बच्चों में ब्लड को बढ़ाता है और बहुत ही कारगर है, इसलिए इसको लगाने का काम किया जा रहा है। सीबीएसई 10th बोर्ड का परीक्षा परिणाम बुधवार को घोषित किया गया, जिससे सभी छात्र छात्राओं में खुशी की लहर है। गिरिडीह के विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों ने अच्छा प्रदर्शन कर स्कूल तथा अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। इधर स्कूल के प्रधानाध्यापक ने सभी को बधाई दी है। सीबीएसई 10th बोर्ड का परिणाम घोषित हुआ तो विद्यार्थी वर्ग की बाँछें खिल उठी। पूरे परिणाम की बात करें तो इस बार 91.46% विद्यार्थियों ने सफलता अर्जित की है। शहर के प्रमुख विद्यालयों में से एक बीएनएसडीएवी का परिणाम भी अच्छा रहा। विद्यालय में 96.6% अंक लाकर शशांक पांडे टॉपर रहे, जबकि 96% अंक लाकर सक्षम राज और यशराज संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर रहे। वहीं 95% लाकर शौर्य सिन्हा और प्रियांशु कुमार गुप्ता संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहे। इसके साथ ही 94.8% लाकर समृद्धि कुमारी, 94.6% लाकर आयुषी वर्मा, 94.4% लाकर अमर कुमार, सलेहा फरदीन, शिवानी विश्वकर्मा टॉप 10 में रही। मैं बीएनएसडीएवी स्कूल 10वीं का छात्र। मेरे इस सफलता में टीचर्स और मेरे पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ है, खासकर दिलीप सर और मंटू सर का। मैंने एग्ज़ाम में 95.6% अंक प्राप्त किए और मैं बड़ा होकर प्रोफेसर बनना चाहता हूँ। मैं सक्षम राजू, मैं बीएनएसडीएवी की कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। मैंने अपने 10वीं के परीक्षा में कुल 96% अंक प्राप्त किया है, 480 नंबर 500 में। मेरे इस परीक्षा में सबसे बड़ा योगदान मेरे शिक्षकों का रहा है, जिन्होंने मुझे प्रेरित किया। और मेरी, अगर मैं अपने परिवार की बात करूँ, तो मेरे चाचा जी और मेरे मामा जी का बहुत बड़ा योगदान रहा, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई करके बहुत अच्छी पदवी हासिल की है। और मैं भी उनकी तरह बढ़ के IIT करना चाहता हूँ और एक IIT कॉलेज पढ़ के एक अच्छा प्रोफेसर बनना चाहता हूँ। मैं शशांक पांडे हूँ। मैं बीएनएसडीएवी पब्लिक स्कूल का छात्र हूँ। मेरी कक्षा 10वीं में 96.96% आया है, टोटल 483 मार्क्स आउट ऑफ 500। मेरे सफलता में सबसे बड़ा योगदान तो मेरे टीचर्स का रहा है और स्पेशली मेरे क्लास टीचर दिलीप सर का और मेरे
साइंस के टीचर मंटू सर का, और मेरे फैमिली का भी इसमें बहुत इम्पोर्टेंट योगदान रहा है। स्पेशली मेरे मामा जी ने का योगदान रहा है, जिन्होंने मुझे सबसे पहले इंग्लिश नॉवेल ला के दी थी और मुझे पढ़ाई के लिए प्रेरित किया था, और मुझे फ्यूचर में जुडिशियल सर्विसेज में जाना है। आज 10वीं का रिजल्ट हुआ है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है। हमारे 46 स्टूडेंट 90% प्लस हैं, टॉपर 96.6% हुआ है, और हमारा टॉप 10 में 17 स्टूडेंट्स हैं। 80% से ज़्यादा हमारे 161 स्टूडेंट हैं, 75 से ज़्यादा हमारे 202 स्टूडेंट्स हैं, और बहुत ही अच्छा रिजल्ट हुआ है। कोई हमारे यहाँ अनुत्तीर्ण नहीं हुआ है। मैं विद्यालय प्रबंधन की ओर से अपने सभी बच्चों को धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। उनका उज्जवल भविष्य हो, वो आगे अच्छा करें और इसी तरह का रिजल्ट करें, यही कामना करता हूँ। इधर सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा का 10वीं का परीक्षा फल 100% रहा। यहाँ भैया नीरज कुमार वर्मा 95.2% लाकर विद्यालय टॉपर रहे। वहीं आशीष कुमार 94.8%, आलोक कुमार गौतम 94.4%, आकांक्षा रानी 94.2%, सत्यम कुमार 93.2%, मनोज कुमार मंडल 92.8%, गुड्डू यादव 92.6%, शीतल वर्मा 92.4%, 91.6%, अनूप कुमार राय एवं सुधीर प्रसाद वर्मा 91.2% अंक प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया। प्रधानाचार्य संजीव कुमार सिन्हा ने परीक्षा फल परिणाम पर प्रसन्नता जाहिर की। यादगार पल थोड़ी है सर। मैं एकादश में साइंस लेके बायोलॉजी लेके मेडिकल की तैयारी करना चाहती हूँ। मेरा नाम शीतल वर्मा है। मैंने कक्षा 10वीं में 92.4% नंबर स्कूल एवं अपने क्षेत्र में नाम रोशन किया। मैं इससे अपने परिवार एवं स्कूल विद्यालय में अध्यापनाओं में देना चाहती हूँ। क्या नाम है? मेरा नाम आशीष कपिश्वे है। आज मेरा 10th बोर्ड का रिज़ल्ट आया और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मैंने अपने स्कूल का नाम रोशन किया 94.8% लाके और सेकंड टॉपर होके। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे स्कूल के टीचर्स ने हमें इतना गाइड किया, हमें मोटिवेट किया, और कभी भी जब ज़रूरत पड़ता था तो वो हम लोगों की सहायता के लिए तत्पर रहते थे। तो ये सब सुन के और जानकर बहुत अच्छा लगता है। बीएससी 10वीं का आज रिजल्ट प्रकाशित हुआ है, जिसमें से अपने 10वीं के भैयावान 270 सम्मिलित हुए, और उसमें अपने विद्यालय के टॉपर 95.2% अंक प्राप्त करके अपने विद्यालय का नाम रोशन किए हैं। और भैया हैं नीरज कुमार सिंह। द्वितीय में आए हैं टॉपर में आशीष कुमार 94.8, आलोक कुमार गौतम 94.4, आकांक्षा रानी 94.2, सत्यम कुमार 93.2, मनोज कुमार मंडल 92.8, गुड्डू कुमार यादव 92.6, शीतल वर्मा 92.4, सुमित कुमार 91.6, अनूप कुमार रॉय 91.2 और सुधीर प्रसाद वर्मा 91.2। ये सब 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले भैया हैं। इनके उज्जवल भविष्य की अपना विद्यालय परिवार कामना करता है, और आशा रखते हैं कि ये सभी भविष्य में अच्छा रिजल्ट करें। अपने विद्यालय का मान सम्मान तो बढ़ा ही है, समाज का भी सम्मान अपना बढ़ाए हैं। ऐसी शुभकामनाएं। और एक साथ साथ मैं विषय बताना चाहता हूं कि 95% से अधिक वाले भैया बहन का हम लोग यहां पर निःशुल्क द्वादश में पढ़ाते हैं, और 91 विद्यालय की ओर से एक पुरस्कार भी है। इधर शहर के CCLDAV का भी परीक्षा परिणाम भी 100% रहा। बताया गया कि विद्यालय से कुल 113 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे, जिनमें से सभी 113 पास हैं। इनमें से 97 छात्रों ने फर्स्ट डिवीजन से पास किया है,
वहीं 16 सेकंड डिवीजन से। विद्यालय में ऋषिता भदानी 95.2% अंक लाकर टॉपर बनी है। वहीं 94.6% अंक लाकर आयुष वर्मा द्वितीय स्थान पर रहे तथा अंजलि ने 94.2% अंक प्राप्त कर तृतीय स्थान प्राप्त किया। परिणाम घोषित होने के बाद प्रधानाध्यापक बीपी राय समेत पूरे विद्यालय परिवार ने सफल छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं दी। Myself Ananya Shri, student of DAV Public School, CCL Giridih. I scored 93.8% in this board exam and I'm really very happy. The teachers of our school are very cooperative. Because of them, what I am today, it's because of them. My parents also cooperated me a lot. Here the teachers guide me in the right way so that I achieved such a marks. Thank you. My name is Ayush Verma and I got 94.6% in class 10 CBSE. I am from DAV Public School CCL Giridih and I want to thank my parents and my teachers for my achievement. I opted for PCB in class 11 and I want to be a doctor in future. Thank you. Hello everyone, myself Rishita Badani and I am from DAV Public School CCL Giridih. I just gave 10 board examinations from this school and I scored 96% marks and all these 96.6% marks and all these is because of my teachers. They helped me in every subject and every doubt. They cleared all my doubts in just when I asked. And my parents also supported me a lot. My friends helped me a lot and all the credits goes to my teachers only because they helped me a lot. Thank you very much. My name is Anjali and I have got 94.6%. My father and mother supports me very much. My father also brings me new books and of high quality so that I can get marks, good marks. And my mother is also very supportive. She supports me whenever I got worried about my exam results. It may be possible that we get marks that is lower than what we have expected. But no need to worry, there are ups and downs in life, they are the part of our life. Thank you. What do you want to be? I want to be an engineer, so I have opted for PCM in class 11 and I also opted for computer as it will help in engineering. संयुक्त मोर्चा के एक प्रतिनिधिमंडल ने सीसीएल परियोजना पदाधिकारी से मुलाकात की और कई सवालों की ओर उनका ध्यान आकृष्ट करवाया। इधर पीओ ने प्रतिनिधिमंडल में शामिल नेताओं को सकारात्मक आश्वासन दिया। संयुक्त मोर्चा के एक प्रतिनिधिमंडल ने सीसीएल परियोजना पदाधिकारी से मुलाकात कर कई सवालों की ओर उनका ध्यान आकृष्ट कराया, जिसमें मुख्य रूप से नियम विरुद्ध तरीके से एक ही जगह वर्षों से जमे कुछ कर्मियों का तत्काल स्थानांतरण करने की मांग भी शामिल है। इस पर पीओ ने प्रतिनिधि मंडल में शामिल नेताओं को सकारात्मक आश्वासन दिया। पीओ से मिलने वालों में एनपी सिंह बुल्लू, देवशंकर मिश्र, राजेश कुमार, तेजलाल मंडल, राजेश सिन्हा, प्रमोद सिंह, शिवाजी सिंह, दिलीप मंडल, अशोक मंडल, जिबलाल बेलदार, अमित यादव, बालकृष्ण यादव, जगदीश साहू आदि शामिल थे। इसके पूर्व बीते दिनों सीसीएल में कोयला श्रमिकों की हुई 3 दिवसीय हड़ताल के सफल होने पर कब्रीबाद एवं जीएम कार्यालय में कार्यरत कर्मियों से मिलकर उन्हें धन्यवाद भी दिया गया। विभिन्न श्रमिक यूनियनों के संयुक्त मोर्चा की अगुवाई में एक शिष्टमंडल ने गिरिडीह के परियोजना पदाधिकारी, सीसीएल के परियोजना पदाधिकारी से मुलाकात कर उनसे यह मांग की है कि नियम विरुद्ध तरीके से यहाँ वर्षों से एक ही पदों पर और संवेदनशील पदों पर जमे जो भी सीसीएल कर्मी हैं उनका वहां से तत्काल स्थानांतरण हो। और इस बात को लेकर के सभी यूनियनों ने पूरी जोरदार तरीके से पीओ से मांग की और पीओ ने भी आश्वासन दिया है कि हम इसको चेक करवाते हैं कि जो भी यहाँ पर वैसे लोग हैं उनको हम अकॉर्डिंग टू रूल वहाँ से हटाएंगे। गिरिडीह सीसीएल में भी हम लोग संयुक्त मोर्चा की तरफ से पीओ जी से मुलाकात किए वहाँ से और बहुत सारी बातों पर चर्चा हुई। संयुक्त मोर्चा के तरफ से नेतृत्व में चर्चा हुई और वहाँ जो कई त्रुटियां हैं, जैसे मान लीजिए कि एक ही पद पर लगातार कोई 4 साल, 5 साल, 10 साल से हैं और जबकि सुविधा है कि ये ट्रांसफ़र करने का है या इधर से उधर उसको जाने का या प्रमोशन का मामला है, ये सब बड़ा एक मामला था जो कि गिरिडीह सीसीएल में न्यूरस पर भी बात की और पीओ ने भी ऐसा आश्वासन दिया है इस पर पहल करेंगे और नई पहल करने के बाद लिखित रूप से हम लोग जोर शोर से
ओबीसी गिरिडीह जिला इकाई के जिलाध्यक्ष के रूप में मोहम्मद इरफान आलम को मनोनीत किया गया है, जिस बात को लेकर इनके शुभचिंतकों ने उन्हें बधाई दी है। इरफान आलम ने कहा कि वह इस संगठन को और मजबूत करने का काम करेंगे। गिरिडीह के मोहम्मद इरफान आलम को ओबीसी गिरिडीह जिला इकाई का जिलाध्यक्ष मनोनीत किया गया है। इरफान को जिलाध्यक्ष बनाए जाने से इनके चाहने वालों में खुशी की लहर है और इनके शुभचिंतक इन्हें बधाई दे रहे हैं। इस बाबत इरफान आलम ने कहा कि मैं संविधान के दायरे में रहकर महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए संगठन को और मजबूत करूंगा और संगठन द्वारा दी गई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का अच्छे से निर्वहन करूंगा। बताया गया कि राष्ट्रीय कोर कमेटी के सहमति से इन्हें जिला अध्यक्ष पद की जिम्मेवारी दी गई है। गिरिडीह से उनको बधाई देने वालों में सुरेश साव, मोहम्मद इरफान आलम, मोहम्मद हलीम शेख, हसनैन अली, मुसाहिद, रियाज आलम एवं महेश राम आदि शामिल हैं। आज ओबीसी महासभा मेन मोर्चा का गिरिडीह जिला अध्यक्ष मुझे जिम्मेदारी दी गई है और आज बहुत खुशी की बात है। कुछ दिन पहले ओबीसी महासभा छात्र मोर्चा का जिला अध्यक्ष मुझे जिम्मेदारी दी गई और मैं संपूर्ण पूरी मेहनत और संघर्ष के साथ ओबीसी समाज हित के लिए काम करके दिखाया और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे काम देखकर मुझे मेन मोर्चा का जिला अध्यक्ष बनाया गया। इसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आदरणीय संस्थापक राष्ट्रीय श्री विजय कुमार जी को मैं धन्यवाद प्रकट करता हूं। साथ साथ हमारे राष्ट्रीय महासचिव श्री धर्मेंद्र सिंह कुशवाहा जी की मदद से हम आज गिरिडीह जिला अध्यक्ष जिम्मेदारी हमको दी गई। मैं ज़्यादा समय को लेते मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि ओबीसी समाज को जिस प्रकार से हमारे केंद्र सरकार ने बरगलाने का काम किया है, जिस प्रकार से हर इलेक्शन में ओबीसी आरक्षण की बात करते हैं मगर अभी स्थल पर आरक्षण निभाने की बात नहीं करते हैं। ओबीसी समाज 72 करोड़ हम लोग ओबीसी समाज ऑल इंडिया में है मगर आरक्षण बाबा साहब अम्बेडकर ने 52% दी थी मगर सरकार कहते हैं कि 27% आरक्षण देता हूं, मगर हकीकत और सच्चाई ये है कि हम लोगों को 5% पर आरक्षण मिलती है और हम लोगों को लॉलीपॉप दिखाने की काम करता है। अब ओबीसी समाज सभी जाग चुके हैं, सभी हम लोग जागरूक हो चुके हैं। आने वाले समय में ओबीसी इकट्ठा होकर आने वाला किसी की भी सरकार बनेगी, हम अपनी आवाज़ उठाता रहेंगे, अपनी हक की आवाज़ अपनी हक जो है वो लेते रहेंगे। और सभी ओबीसी समाज को मैं एक बात ये कह देना चाहता हूँ कि अब जागरूक होने की समय है, क्योंकि यहाँ के फॉरवर्ड लोग अपनी हुकूमत चलाना चाहते हैं, ये दूसरी तरफ से ये लाइन लेना चाहते हैं जातिवाद, मगर वैसा कुछ बात नहीं है। उन लोग अपनी हुकूमत चलाना चाहते हैं। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि ओबीसी समाज जागो और अपनी हक लेने का काम करो। धन्यवाद। राज्य स्तर पर विद्यालय खोलने के प्रयास के तहत राज्य सरकार ने शिक्षकों के लिए कोविड-19 रिस्पांस एवं वाइस चैंपियन से संबंधित ऑनलाइन प्रशिक्षण तथा परीक्षा का संचालन किया है, लेकिन जिले के कई शिक्षक इसमें रुचि नहीं ले रहे हैं। ऐसे शिक्षकों को विभाग ने एक आखिरी मौका दिया है। यदि अभी भी स्थिति यही रही तो विद्यालय में इन्हें योगदान नहीं देने दिया जाएगा। कोविड-19 और स्वच्छता संबंधी प्रशिक्षण एवं परीक्षा में जिले के शिक्षक रुचि नहीं ले रहे हैं। यही वजह है कि कोविड-19 की परीक्षा सैकड़ों शिक्षक पास नहीं कर पाए हैं। ऐसे शिक्षकों को विभाग ने एक और मौका दिया है। इस बार भी यदि यही स्थिति रही तो शिक्षकों को काफी महंगा पड़ सकता है। गौरतलब है कि राज्य स्तर पर विद्यालय खोलने के प्रयास के तहत सभी शिक्षकों के लिए कोविड-19 रिस्पांस एवं वाइस चैंपियन से संबंधित ऑनलाइन प्रशिक्षण तथा परीक्षा का संचालन किया गया है। स्वच्छ विद्यालय स्वस्थ बच्चे ऐप के माध्यम से परीक्षा पास करने वाले शिक्षकों को ऑनलाइन प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। बताया गया कि 7 जुलाई तक जिले में कोविड-19 से संबंधित मात्र 4,951 शिक्षकों का पंजीकरण हुआ, जबकि 4,179 शिक्षकों ने ही ऑनलाइन परीक्षा पास की। इसी तरह वाइस चैंपियन में 3,882 शिक्षकों का ही पंजीकरण हुआ है, जिनमें 2,752 शिक्षक परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। राज्य परियोजना निदेशक ने गत 8 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले में कार्यरत सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को 15 जुलाई तक कोविड-19 एवं वाइस चैंपियन में पंजीकरण कराते हुए प्रशिक्षण में भाग लेने का निर्देश दिया है।
परीक्षा पास नहीं करने वाले शिक्षकों को विद्यालय में योगदान नहीं देने एवं उनका वेतन या मानदेय भुगतान बंद करने का निर्देश दिया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी पुष्पा कुजूर एवं जिला शिक्षा अधीक्षक अरविंद कुमार ने जिले के सभी स्कूलों के प्रधानाध्यापकों एवं शिक्षकों को संयुक्त रूप से पत्र जारी किया है, जिसमें सभी को कोविड-19 रिस्पांस एवं वाइस चैंपियन में रजिस्ट्रेशन कराने एवं ऑनलाइन प्रशिक्षण तथा प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्राप्त कर लेने का निर्देश दिया है। अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जिले में फिर मिले 21 कोरोना संक्रमित, मचा हड़कंप। प्रशासन ने संक्रमितों को आइसोलेशन वार्ड में किया शिफ्ट, प्रभावित इलाकों को किया गया सील। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो पहुंचे गिरिडीह, जिला परिषद सभागार में आयोजित बैठक में हुए शामिल। बाद में परिसदन भवन में जेएमएम नेताओं के साथ की प्रेस वार्ता, विभिन्न मुद्दों पर की गंभीर चर्चा। कोरोना जांच रिपोर्ट आने में देरी से जिला प्रशासन हुआ चिंतित, उपायुक्त ने सदर अस्पताल का किया निरीक्षण, जांच केंद्र के कार्यों की समीक्षा। और सीबीएसई 10वीं बोर्ड का रिजल्ट हुआ जारी, खिल उठे छात्र छात्राओं के चेहरे, 100% रहा गिरिडीह के सभी विद्यालयों का रिजल्ट। विद्यालय परिवार ने सफल विद्यार्थियों को दी शुभकामनाएं। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।